नमस्कार है आपका एक बार फिर तैयारी की तरबिन में। कक्षा 12 का जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय का उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। पहला अनुप्रयोग है, बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज आपको समझनी है, इनके जितने भी अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है आपके कोर्स में 12th के फिजिक्स में। उन तीनों अनुप्रयोगों में आपको ये ध्यान रखना है कि एक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। वो उस गॉसियन पृष्ठ का आकार क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है इसमें अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। एक हम तार मानेंगे जिसका एक निश्चित अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा, अर्थात जिसकी एक निश्चित मोटाई होगी। ये कोई तार है, ठीक है, जो अनंत लंबाई का है और ये आवेशित तार है। तो देखिए, कभी भी आपको गॉस की प्रमेय में जो तीनों अनुप्रयोग हैं, तीनों अनुप्रयोगों के लिए आपको केवल आवेशित शब्द दिया जाएगा। इसमें ये शब्द नहीं दिया जाएगा कि वो धनावेशित है अथवा ऋणावेशित है। तो आपको जो तीनों अनुप्रयोग है, उन तीनों अनुप्रयोगों में जो आवेश मानना है वो हमेशा धनावेश मानना है। आवेश जो मानना है वो हमेशा धनावेश मानना है, चाहे वो आपका ये अनुप्रयोग हो। इसके अतिरिक्त अन्य जो 2 अनुप्रयोग है उनमें भी यही करना है कि आपको धनावेश मानना है। अब ये तार है जो अनंत लंबाई का है और ये आवेशित तार है, तो हमने इसमें मान लिया ये किस प्रकार का आवेशित तार है, धनावेशित तार है। अब ये जो आवेश है, अगर ये सराउंडेड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय का प्रयोग तभी होगा जब दिया गया आवेश घिरी हुई अवस्था में होगा या सराउंडेड अवस्था में होगा। तो इस 4 के जो तार आपको दिया गया है, इसके चारों तरफ हम एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका आकार बेलनाकार है, जिसका आकार बेलन के आकार का है। तो इसके चारों तरफ हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ मानते हैं जिसका आकार बेलन के आकार का है। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने माना है ये बेलन के आकार है। चूंकि तार अनंत लंबाई का है, जिसकी लंबाई फाइनाइट नहीं है, हमें नहीं पता है कितनी होगी, तो पूरे तार को हम सराउंडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो बेलन हमने माना है, गॉसियन पृष्ठ माना है, इसकी एक निश्चित ऊंचाई या निश्चित लंबाई माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बेलन है इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो L है, ठीक है। अब ये बाहर हमने क्यों निकाला है ऊपर और नीचे तार, क्योंकि ये अनंत लंबाई का है और बेलन कैसा है, निश्चित लंबाई का है, जिसकी लंबाई L है। अब इस तार के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने आपको अंतिम वीडियो में बताया था या पूर्व वीडियो में बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली जाती है वो हमेशा उससे बाहर निकाली जाती है। तो इस तार के अंदर नहीं होगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इसके चारों तरफ होगा। तो हम मानेंगे कि यहां पर कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे और परीक्षण आवेश हमेशा धनावेशित लिया जाता है, हमने आपको बताया था। तो वो भी धनावेश होगा और ये भी धनावेशित है, तो बाहर की तरफ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अभी हम आपको बताएंगे कि जो आवेशित है यहाँ पे शब्द, उसमें हमेशा धनावेश क्यों मानते हैं, ऋणावेश क्यों नहीं मानते हैं। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है छोटा सा, इसका एक क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो अगर ये dA है क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा। अब E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में जो कोण होता है उसको हम थीटा कहते हैं, और ये कितना होगा, यहाँ पर 0 अंश होगा। क्यों 0 अंश होगा, क्योंकि जो E है और जो dA है दोनों की दिशा एक समान है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो आपका 0 अंश का होगा।
और यदि आप ये ऋणावेशित मान लेते हैं, धनावेशित नहीं मानते हैं, तो क्या होगा कि जो डीए की दिशा होगी वो तो बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी, परंतु ई की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो ये थीटा होगा, उसका मान आएगा 180 अंश। अब थीटा का मान 180 अंश आएगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो अभी आपको आगे जानकारी होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस अनुप्रयोग में क्या दिया है आपको, एक अनंत लंबाई का सीधा तार दिया है, जिसको हमने माना है इस रूप में, वर्टिकल रूप में माना है, हॉरिजॉन्टल रूप में नहीं माना है। आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल रूप में भी मान सकते हैं। इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और किसका अनुप्रयोग करके, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा जो डीए क्षेत्रफल है, डीए क्षेत्रफल के कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स, सबसे पहले हम निकालेंगे छोटा सा जो हमने एलिमेंट माना है, डीए माना है ये, इसके कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम मानेंगे डी फाई ई। छोटा सा है तो इसको हम डी फाई ई मानेंगे। अब डी फाई ई बराबर आपको पता है क्या होता है, ये होता है ई डॉट डीए वेक्टर, ई डॉट डीए वेक्टर होता है, ये आपको पता है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसमें समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा। समाकलन का चिन्ह क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। समाकलन का चिन्ह तब प्रयोग होता है जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं, तब प्रयोग होता है। तो ये आएगा ई डीए कॉस थीटा। अब थीटा जो आपका है वो 0 अंश है, तो ये आएगा ई डीए कॉस 0 अंश, तो ये आ जाएगा ई डीए। तो ये आपका आ गया डी फाई ई, किसके कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया। अब अगर यहां पर आपने ऋणावेशित माना होता तो ये थीटा आता 180 अंश। अब थीटा 180 अंश कॉस 180 अंश का मान माइनस होता है, तो ये जो डी फाई ई आता है ये यहां पर माइनस आ जाता है। इसलिए हमेशा तीनों अनुप्रयोग में जो आवेश शब्द आएगा उसमें हमेशा धनावेश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यदि आप निकालें कि ये जो छोटा सा एलिमेंट था, अब संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण कितना विद्युत फ्लक्स होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स। अब ये कितना होगा, तो छोटे से एलिमेंट के लिए हमने निकाल लिया है, तो ये होगा फाई ई, और ये बराबर क्या आएगा, समाकलन बंद पृष्ठ, और जो छोटा सा हमने एलिमेंट के लिए निकाला है, यदि इसका हम समाकलन कर देते हैं तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल पे कितना विद्युत फ्लक्स होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो ये आएगा ई। अब इसमें पहले क्या कर रहा है, क्षेत्रफल, तो समाकलन के चिन्ह के अंदर रह जाएगा डीए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा, इस क्षेत्रफल उसका लिया जाएगा जिसमें हमने स्मॉल एलिमेंट माना था। तो ये स्मॉल एलिमेंट हमने कहाँ माना था, ये जो आपका बेलन है इसके पृष्ठ पे माना था। तो यहाँ पर जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, अब ये जो माना है हमने ये इस वाले पृष्ठ पे माना है, इस वाले पृष्ठ नहीं शामिल होगा, इसमें ये वाला पृष्ठ नहीं शामिल होगा। तो इसमें जो क्षेत्रफल लिया जाएगा, जो बेलन है बेलन का वक्र पृष्ठ लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, और एच आना चाहिए, एच की जगह क्या प्रयोग होगा आपका, लंबाई है, तो ये आ जाएगा फाई ई। इसको हम समीकरण 1 डाल सकते हैं। ये 2 पाई आर कहां से आया है, ये क्षेत्रफल आया है, किसका क्षेत्रफल आया है, उस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने माना है ये कहां पर माना है, इसके वक्र पृष्ठ वाले भाग पर माना है, तो यहां पर आएगा वक्र पृष्ठ बेलन का। अब ये आर क्या है, ये आर त्रिज्या है इस बेलन की, ये आर कह सकते हैं, या इस तार से इस पी बिंदु की दूरी है, ये आर है। ठीक है, अब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तभी तो कहलाएगा ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है कि जो फाई ई बराबर होता है वो होता है 1/ε0 और इनटू आता है क्यू।
लेकिन अनुप्रयोग में हम Q का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, घिरा हुआ आवेश शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अपने समझने के लिए घिरा हुआ आवेश शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे आएगा घिरा हुआ आवेश, सराउंडेड चार्ज। अब कितना घिरा हुआ आवेश है यहाँ पर, तो देखिए मैंने आपको पूर्वक वीडियो में आवेश का वितरण बताया है कि आवेश का जो वितरण है वो 3 प्रकार से होता है। यदि आवेश का वितरण केवल लंबाई में हो रहा है, केवल चौड़ाई में हो रहा है या केवल ऊंचाई में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब यहाँ पर जो आवेश का वितरण हो रहा है वो केवल और केवल लंबाई में हो रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का वितरण हो रहा है, रेखीय आवेश वितरण हो रहा है। तो रेखीय आवेश वितरण में जो Q का मान होता है वो होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, और आपका आता है कि कितनी लंबाई में आवेश का वितरण हो रहा है, तो वो आपका हो रहा है L। तो यहाँ आएगा लैम्डा L, ये आएगा Q का मान। यहाँ पर आवेश का जो वितरण है वो रेखीय आवेश वितरण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा रेखीय आवेश घनत्व। हमने आपको लिखवाया था पूर्व वीडियो में Q बराबर DL, लैम्डा बराबर लिखवाया था DQ बटे DL, या लैम्डा बराबर Q बटे L। यहां से अगर आप Q निकालेंगे तो आएगा लैम्डा इंटू L। इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यदि आवेश का वितरण लंबाई में है तो Q की जगह यहाँ पर जो सराउंडेड आवेश होगा वो होगा आपका लैम्डा L। इसको हम समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 2 डाल देते हैं। देखिए समीकरण 1 जो आई है आपकी और समीकरण 2 जो आई है, इसका जो LHS है आपका, ये वाला जो पद है वो आपका बराबर है। तो गणितीय नियमों के अनुसार जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है उसका RHS भी बराबर होना चाहिए गणितीय नियमों के अनुसार। तो इसका जो RHS बराबर करेंगे तो समीकरण 1 का जो RHS है वो आपका है E इंटू 2πRL और बराबर आएगा 1/ε0। समीकरण 2 का आपका RHS आएगा 1/ε0 इंटू का लैम्डा L। तो ये L वाला पद कट जाएगा, तो E बराबर आएगा आपका 1/2πr, ठीक है, 2πr और इसके साथ आएगा ε0 और यहाँ पे क्या बचा है लैम्डा। तो E बराबर आएगा लैम्डा बटे 2πr ε0। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कब, जब कोई भी अनंत लंबाई का आवेशित तार होगा, यदि उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी तो ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है, उसमें ये जो अनुप्रयोग है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तीनों अनुप्रयोगों में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार हम समझा दे रहे हैं। हम एक आवेशित तार मानते हैं, जैसा कि प्रश्न में आपको दिया गया है, एक आवेशित तार दिया गया है। और आवेश धनावेश क्यों मानते हैं उसके बारे में भी हमने बता दिया है। और आवेश के चारों तरफ जब तक कोई गॉसियन पृष्ठ नहीं माना जाएगा तब तक गॉस की प्रमेय का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कोई भी गॉसियन पृष्ठ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ माना गया है वो बेलन माना गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि किस अनुप्रयोग में किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ माना जाता है वो फिक्स है, उसी के अनुरूप आप गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ हमने जो माना है वो बेलन माना है। बेलन के वक्र पृष्ठ वाले भाग पर एक छोटा सा हमने एलिमेंट मान लिया है dA और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की तरफ होगा और चूंकि ये धनावेशित है तो EB बाहर की तरफ होगा। और हमने ये भी बताया कि इसको हम धनावेशित क्यों मानते हैं, क्योंकि थीटा 0 रहे, 180 अंश ना हो। तो सर्वप्रथम हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे जो ये इतना आएगा, फिर संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो आपका इतना आएगा। गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का हम RHS बराबर कर देंगे और RHS बराबर करने के बाद आपका जो भी आएगा रिलेशन वो होगा आपका एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा आपका अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसमें ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है आपको, समतल चादर। ठीक है, तो हम एक चादर की संरचना बनाएंगे। मान लीजिए ये एक चादर है, ये एक चादर है, समतल है, अर्थात इसमें दो विमाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई, या लंबाई ऊंचाई, या चौड़ाई ऊंचाई, दो विमाएं होंगी, इसको हम समतल चादर कह सकते हैं। ये क्या है, एक समान आवेशित है। तो मैंने आपको बताया है कि जो आवेश मानेंगे वो हमेशा धनावेश मानेंगे। तो ये धनावेशित एक समतल चादर है, धनावेशित समतल चादर है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। ठीक है, अब चूंकि इसमें दो विमाएं हैं तो हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ मानेंगे जो दो तरफ होगा। तो हम इसमें ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो आर पार है। तो इसमें जो गॉसियन पृष्ठ हम मानते हैं वो हम एक बेलन मानते हैं, हम एक बेलन मानते हैं, और ये बेलन जो है वो आपका इसके आर पार है, बेलन जो है वो इसके आर पार है। इस तरीके से हम एक बेलन की संरचना मानते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो बेलन है, और ये भी अनंत विस्तार की है। तो इसको भी हम पूरी तरीके से सराउंडेड नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से सराउंडेड नहीं कर सकते हैं। जैसे तार था वो भी अनंत लंबाई का था। ठीक है, तो ये भी बाहर की तरफ रहेगा, चादर ऊपर की तरफ होगी बेलन के, और नीचे की तरफ भी होगी। अब चूंकि ये आर पार है तो इसमें आपको दो क्षेत्रफल सदिश मानने पड़ेंगे। दो क्षेत्रफल सदिश हम मानेंगे, एक क्षेत्रफल सदिश यहां पर है और एक क्षेत्रफल सदिश यहां पर है। तो इसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, ये डीए वेक्टर होगा, इसकी दिशा भी बाहर की तरफ होगी, ये डीए वेक्टर होगा। ठीक है, अब चूंकि हमने माना है एक क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है, चादर है, और एक क्षेत्रफल सदिश उस तरफ है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये एक चादर है, तो इस बेलन को इस प्रकार माना है कि एक इस तरफ है बेलन का हिस्सा और एक पीछे की तरफ है बेलन का हिस्सा। ठीक है, तो अब आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस चादर के कारण यहां पर भी होगा, इस चादर के कारण यहां पर भी होगा। अब यहाँ पे जो होगा वो ई है, यहाँ पे जो होगा वो भी ई होगा, क्योंकि ये एक समान आवेशित चादर है। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पर होगा। अब ये चूंकि धनावेशित है तो ई की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, ई की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो थीटा यहाँ पर भी 0 अंश होगा और थीटा यहाँ पर भी 0 अंश होगा। तो प्रश्न में दिया गया है एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर। तो हमने सबसे पहले एक समतल चादर का निर्माण किया है जो आवेशित है। तो आवेशित है तो हमने वो आवेश कैसा माना है, धनावेश माना है। क्यों माना है, हमने प्रत्युत्तर आपको दिया गया है इसके पहले अनुप्रयोग में। और इसमें जो गॉसियन पृष्ठ मानते हैं इसमें भी हम बेलन मानते हैं, और ये जो बेलन है ये दोनों तरफ माना गया है। इसका हिस्सा जो है ये आधा चादर के दूसरी तरफ है, आधा चादर के दूसरी तरफ है। इसमें एक क्षेत्रफल सदिश माना है डीए वेक्टर, इसमें एक क्षेत्रफल सदिश माना है डीए वेक्टर, और एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। अब हम अगर विद्युत फ्लक्स निकालें, अब चूंकि दोनों तरफ है तो विद्युत फ्लक्स किस प्रकार निकलेगा, देखिएगा विद्युत फ्लक्स निकलेगा इधर जितना है वो विद्युत फ्लक्स अलग रहेगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और प्लस दो भागों में है तो बीच में प्लस आएगा, ये आएगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये एक अदिश राशि है। तो इसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे, विद्युत फ्लक्स कुल निकालेंगे। तो पीछे का हिस्सा जो बेलन का है उस पर कितना विद्युत फ्लक्स है, या उसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स है, और इसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स है, दो हिस्सों में निकलेगा। उन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा इस चादर में या इस चादर के कारण। ठीक है, तो ये आएगा ई डीए कॉस थीटा, और ये भी आएगा प्लस ई डीए कॉस थीटा। अब इसके लिए भी थीटा 0 है और इसके लिए भी थीटा 0 है, तो ये हो जाएगा समाकलन ई डीए, और प्लस ये भी हो जाएगा समाकलन ई डीए, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो जाएगा, यहां भी cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब ये दोनों क्योंकि एक समान है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 2 ई डीए।
अब हम मान के चलेंगे कि ये जो समतल चादर है, इस समतल चादर का जो क्षेत्रफल है वो a है, समतल चादर का क्षेत्रफल a है। तो आएगा ये समाकलन 2e समाकलन dA। अब ये आएगा कि चादर का समाकलन चादर जो है उसका क्षेत्रफल कितना है। ये तो हमने छोटा सा एलिमेंट माना था जिसका क्षेत्रफल ये था, ये भी एलिमेंट माना था, क्षेत्रफल इतना था। अब ये मान के चलेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है ये a है, तो ये आ जाएगा 5e। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से अब गॉस की प्रमेय से जो फाई ई आएगा वो बराबर आएगा 1/ε0 इंटू का हम वही शब्द प्रयोग करेंगे घेरा हुआ आवेश। इससे आपकी गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर जो आवेश है उसको आप हर बार Q का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर Q का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये आएगा 1/ε0। कितना सराउंडेड आवेश होगा इस चादर के कारण। तो मैंने आपको 3 प्रकार का बताया है आवेश का वितरण। इसमें जो आवेश का वितरण है वो आपका है, अभी जो पहला प्रयोग बताया था उसमें तो रेखीय आवेश वितरण था, इसमें आवेश का वितरण क्षेत्रीय आवेश वितरण है। इसमें लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में आवेश का वितरण हो रहा है। तो इसमें सराउंडेड आवेश जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो होगा वो होगा सिग्मा बराबर dq बटे dA, या सिग्मा बराबर q बटे a, या q बराबर सिग्मा a। तो यहाँ पर जो सराउंडेड आवेश होगा वो होगा सिग्मा इंटू a। इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे। अब गणितीय नियमानुसार इसका LHS बराबर है तो RHS पुनः बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 से और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से जो आपका ये हो जाएगा 2EA बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा a, ये a कर देगा। तो ये E बराबर आएगा सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 2ε0। सिग्मा बटे 2ε0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब मान लीजिए इस पे आधारित तो कुछ और भी प्रश्न बनते हैं कि यदि हम, ये तो एक चादर है, इसके पास में एक चादर हम दूसरी रख देते हैं, ठीक है, और वो दोनों चादर हैं उनको हम अगर प्लेट के रूप में रखें, प्लेट मान लेते हैं, तो ये जो 2 प्लेटें हम पास पास में रख देते हैं, जैसे ये प्लेट ये रख दी है, एक प्लेट ये रख दी है, तो एक ये चादर है, एक ये चादर है। ये धनावेशी चादर है जैसे ये बनी हुई है, ये ऋणावेशी चादर है। जितना इस पर धनावेश है उतना ही इस पर ऋणावेश है। तो ये जो संरचना बन रही है इसको हम कहते हैं संधारित्र। अगला चैप्टर है आपका, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर ऐसी 2 प्लेटें रख दी जाती हैं, ऐसी 2 चादर रख दी जाती है जिस पर एक पर एक समान धनावेश है, दूसरे पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश है, तो ऐसी संरचना बनती है जिसको हम संधारित्र कहते हैं। तो इस संधारित्र का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके बीच में होगा, और दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये दिशा होगी। ठीक है, तो जो पहली प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इतना होगा, और दूसरी प्लेट है उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो उतना ही होगा जितना पहली प्लेट के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि निकालेंगे जब माइनस के कारण तब E बराबर इतना ही आएगा। ठीक, तो इनके बीच में कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसको निकालने के लिए सिग्मा बटे 2ε0 प्लस सिग्मा बटे 2ε0, तो ये आएगा सिग्मा बटे ε0। ये इसके बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। बोर्ड परीक्षा ने एक बार इसको पूछा था कि यदि एक समतल प्लेट जो धनावेशित है उसके पास में ही एक समतल प्लेट जो ऋणावेशित है, दोनों को पास पास में रख देते हैं, तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो इसी का अनुप्रयोग जो आया है ये वाला, इसी का फिर अनुप्रयोग हम करके निकाल सकते हैं कि ये जो संरचना निर्मित हुई है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं, जिसको हम संधारित्र कहते हैं, इस संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कि अगर एक समतल चादर ये है धनावेशित, तो इसके पास में एक दूसरी चादर रख देते हैं जो ऋणावेशित है, और जितना मान धनावेश का है उतना ही मान ऋणावेश का है,
तो जो आकृति निर्मित होती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, उसको हम संधारित्र बोलते हैं। तो इस संधारित्र के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी आपकी, ठीक है। ये किसी एक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तीसरा जो आपका प्रयोग है उसमें आपको दिया गया है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक कोश दिया है पतला सा गोल, वो भी कोश कैसा है, गोलीय है, ठीक है। इसमें तीन स्थितियां बनती हैं, तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। पहली, कोश के बाहर, पहली स्थिति है कोश के बाहर, और दूसरी स्थिति है कोश के अंदर, कोश के अंदर, और तीसरी स्थिति है कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। ये कोश की जगह आपको गोला भी शब्द आ सकता है, ठीक है। कोश, ये कोश है, कोश या गोला दिया गया हो इस अनुप्रयोग में, तो कोश या गोले की क्या खास बात होती है, किसी भी गोले को जो आवेश दिया जाता है वह एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। मान लीजिए हमने इसको कुछ धनावेश दिया है गोले को, तो ये जो धनावेश है ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। इस गोले को या इस कोश को जितना आवेश दिया गया है वो आवेश एक समान रूप से इस गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीन स्थितियां आपको ज्ञात करनी है इस कोश के में। कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कोश के पृष्ठ पर कितना होगा। तो इसमें जो गॉसियन पृष्ठ मानने पड़ेंगे, क्योंकि तीन भागों में इसे हल करना है, तो कोश के बाहर ज्ञात करने के लिए, कोश के अंदर ज्ञात करने के लिए, कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए इसमें दो गॉसियन पृष्ठ मानने पड़ेंगे। अब जो दो गॉसियन पृष्ठ आपको मानने पड़ेंगे उनकी संरचना किस प्रकार होगी वो आपको किस प्रकार मानने हैं। तो ये अगर गोला है या ये कोश है तो इसमें जो गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा उसको भी गोला माना जाएगा। तो एक आपका गॉसियन पृष्ठ होगा ये, और एक आपका गॉसियन पृष्ठ होगा ये। इस तरीके से ये तीन स्थितियों में निकलेगा, अर्थात एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे कोश के बाहर और एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे कोश के अंदर। ये दो गॉसियन पृष्ठ आपको मानने पड़ेंगे। ये जो केंद्र है मान लीजिए इस कोश का या इस गोले का, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, त्रिज्या जो है गोले की वो कैपिटल आर है। और बाहर वाला जो गॉसियन पृष्ठ है इसमें एक छोटा सा हम एलिमेंट मानेंगे। इसका पहला भाग हल करने के लिए कोश के बाहर जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसकी केंद्र से जो दूरी है इस छोटे से एलिमेंट की, इस छोटे से क्षेत्रफल की, और इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की तरफ होगा। इसकी दूरी r है, इसका केंद्र मान लीजिए O है, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये धनावेशित है तो E जो होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, और थीटा कितना होगा 0 अंश, थीटा कितना होगा 0 अंश होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोश के बाहर निकालते हैं। तो कोश के बाहर की जो स्थिति होगी वो मैंने आपको बना दी है। क्या निकालते हैं हम निकालते हैं कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर समाकलन बंद पृष्ठ E वेक्टर और डॉट dA वेक्टर। ये हम निकाल रहे हैं कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। समाकलन E dA cos थीटा, अब थीटा कितना है 0 है तो ये आ जाएगा समाकलन E dA, ठीक है। अब इसके साथ आ जाएगा E समाकलन dA। अब यहां पर आपको समझना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। अब चूंकि ये गोला है तो सीधा है, स्वाभाविक है कि गोले का क्षेत्रफल होगा। अब ये निकाल कहां पर रहे हैं हम, यहां पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां तक कितनी दूरी होगी वो ली जाएगी, ये r है। यदि बिंदु ये P है तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो किस गोले की बात होगी, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है,
क्योंकि गॉसियन पृष्ठ पर ये एलिमेंट है तो त्रिज्या के रूप में कौन कार्य करेगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है आपकी, आर होती है त्रिज्या, आर होती है त्रिज्या। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब गॉस की प्रमेय हम लगाएंगे। गॉस की प्रमेय बराबर होती है फाई बराबर 1/ε0 इनटू सराउंडेड आवेश या घिरा हुआ आवेश, घिरा हुआ आवेश, घिरा हुआ आवेश। अब यहां पर जो आवेश का वितरण हो रहा है, यहां पर जो आवेश का वितरण हो रहा है, ये जो आवेश वितरित है एक समान रूप से, ये ना तो रेखीय आवेश वितरण है, ना ही क्षेत्रीय आवेश वितरण है, और ना ही आयतन आवेश वितरण है। पूरे गोले पर आपका वितरित नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। तो मान ले रहे हैं कि ये आवेश कितना है, Q। तो यहां पर जो सराउंडेड आवेश है वो आपका हो जाएगा Q। ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए समीकरण 1 और 2 का। तो इसका जो RHS है वो आपका है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा ये Q/ε0। तो E बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई ε0, ये वाला हम इस तरीके से लिखते हैं, और Q/r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहां पर और कब, जब आपका कोई गोलीय कोष होगा, उस कोष के बाहर, कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब दूसरा, कोष के अंदर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो अंदर वाला गॉसियन पृष्ठ है, क्या इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश की उपस्थिति है, नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी गोला होता है उसमें जो आवेश का वितरण होता है, उस आवेश का वितरण कहां होता है, आवेश का वितरण होता है उस गोले के पृष्ठ पर। तो आवेश का वितरण उस गोले के पृष्ठ पर हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो अंदर वाला गॉसियन पृष्ठ माना है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सराउंडेड आवेश नहीं है, इसलिए Q बराबर क्या होगा, 0 होगा। यदि Q बराबर 0 है तो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर 0 हो जाएगा, और यदि फाई बराबर 0 है तो E बराबर 0 होगा। तो E बराबर 0 होगा, अर्थात कोष के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। क्यों नहीं उपस्थित होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, और किसी प्रकार का कोई विद्युत फ्लक्स न होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब तीसरा भाग आपसे क्या कहता है कि कोष के पृष्ठ पर कितना होगा। तो कोष का पृष्ठ ये है, ये कोष का पृष्ठ है जिसमें एक समान रूप से आवेश का वितरण है। तो ये वाला जो निकाला है हमने, ठीक इसी प्रकार निकाला जाएगा। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा कि जो R है उसको रिप्लेस करेगा कैपिटल R, अर्थात जो दूरी हो जाएगी, अगर हम इसमें यहां पर स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, जो बाहर की तरफ इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर होगा, EB बाहर होगा, थीटा 0 होगा, तो बस चेंज होगा, तो ये त्रिज्या चेंज हो जाएगी, त्रिज्या आपकी कैपिटल R होगी। तो हम इस पूरे डेरिवेशन को नहीं करते हैं, हम E बराबर इसमें रिप्लेस करते हैं इस R को इस R से, ठीक है। तो E बराबर होता है 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। ये होता है गोले के पृष्ठ पर आवेश का वितरण। बोर्ड की परीक्षा में यदि ये इस तरीके से आता है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, किसके प्रयोग से, गॉस के प्रमेय के प्रयोग से। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आनी। तो ये तीनों भाग आपको निकाल के आने। परंतु यदि बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है केवल कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो केवल इतना निकाल के नहीं आएंगे, आपको ये पूरा निकाल के आना है यहां तक। बस यहां पर बदलाव होगा, यहां पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R का प्रयोग होगा केवल। और ये अगर इसी रूप में आता है, तीनों खंड आपको करने पड़ेंगे, तो तीनों खंड हम इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन एक विशेष खंड पूछा जाता है केवल तीसरा, तो हम इतना नहीं करेंगे, हम ये पूरा करेंगे। बस यहाँ पर जो R है इसको कैपिटल R रिप्लेस कर देगा केवल और केवल, ठीक है।
इस तरीके से गॉस की प्रमेय के 3 अनुप्रयोग थे। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये तीनों प्रयोग आपके समझ में आ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।